नमस्कार, मैं एमके सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का और उसके चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि 31 अक्टूबर को इलेक्टोरल बॉन्ड के केस की सुनवाई करेंगे। ये वो केस है जिसको दो स्वयंसेवी संस्था एडीआर और कॉमन कॉज ने 2018 में दाखिल किया था, लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। ये एक बड़ी बात है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 31 जुलाई को इस केस को सुनने को तैयार हो गए हैं। दरअसल ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और संस्थाओं के इतिहास में ये होता है कि प्रजातंत्र में बहुत बिरले ऐसे मौके मिलते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को यह मौका मिला है कि वो या तो देश का भ्रष्टाचार खत्म करे या तो इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री को सुखा दे, इसमें पानी न रहे, या इसको कुछ टेक्निकलिटीज है सिर्फ उतनी ही देख के छोड़ दे। और सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी शक्तियों को डिफाइन करने के पावर्स होते हैं, लिहाजा वो इसके एम्बिट को सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड में न रखे, उस गंगोत्री तक पहुंचे जो असली इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू निकलता है। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड और ये बॉन्ड कैसे है टेक्निकलिटीज में जाके और बॉन्ड को गलत या सही बताए, सिर्फ इतने से नहीं होगा। इस इलेक्टोरल बॉन्ड की गंगोत्री से ही अडानी निकलते हैं, अंबानी निकलते हैं, उद्योगपति निकलते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज निकलती हैं जो रिच पुअर डिवाइड बढ़ाती हैं, गरीब गरीब होता जाता है, अडानी अंबानी को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता जाता है। तो भारत की एक संस्था सुप्रीम कोर्ट और एक व्यक्ति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये एक मौका है, ये एक मौका है कि भारत के करप्शन की गंगोत्री को आप सुखा सकते हैं। और आप में वो क्षमता है, आप में वो विद्वता है, आप में वो नियत है, सुप्रीम कोर्ट में वो नियत है कि वो भारत के इस करप्शन को खत्म करे। नहीं कर पाए। जब ये बॉन्ड का एक्ट आया था, जिसको कि फाइनेंशियल एक्ट कहा गया, उसके 3 दिन पहले, अभी हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे ये फ्रॉड हुआ क्या है। भारत के इतिहास में पॉलिसी लेवल पे, कानून के लेवल पे इतना बड़ा फ्रॉड कोई और नहीं हुआ था। और इसमें भ्रष्टाचार को लेजिटिमाइज करने के जो तत्व हैं, आप उसे देखेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये इतना खतरनाक वो एक्ट है, लेकिन 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस रमणा भी थे, जिनको सरकार ने बहुत तंग किया था। उन्होंने भी 22 अप्रैल 2022 को कहा कि इसको हम जल्दी सुनेंगे, नहीं सुन पाए। और आप ताज्जुब करेंगे, जब ये कानून आ रहा था, बजट स्पीच में अरुण जेटली देने जा रहे थे 1 फरवरी 2017 को, उसके 3 दिन पहले आरबीआई को बताया गया कि हम ये ला रहे हैं। जरा हिकारत देखिए, किस हिकारत से ये सरकार आरबीआई को देखती है। 3 दिन पहले पूछा कि अरे भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कुछ तुम्हारे एक्ट में भी संशोधन करने जा रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड ला रहे हैं। तो जानते हैं उसने क्या कहा था? ये बेहद गैर डेमोक्रेटिक एक्ट है और इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलेगा। ये बात लिख के आरबीआई ने दी और इसके रिजवाइंडर में सरकार ने लिखा, अरे ये फालतू बात करते हैं, ये जबरदस्ती कॉशस है। यही इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने लिख के नहीं कहा, जुबानी कहा। और ये बात उस समय आई भी थी। इलेक्शन कमीशन चीख चीख के कहता रहा कि गलत है, इससे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहने लगेगी, ब्लैक मनी आने लगेगा। नहीं माना गया और फाइनेंस एक्ट के नाम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए। अब पार्लियामेंट में यह मामला आया और आप ताज्जुब करेंगे, पार्लियामेंट में भी यही कहा गया कि ये खतरनाक है, इसे ना लाया जाए। और आपको याद होगा, इसके 2-3 महीने पहले 8 नवंबर को आडवाणी जी का जन्मदिन होता है। 8 नवंबर 2016 को रात के 12 बजे से नोटबंदी मोदी जी ने लगाई, जासूसी फिल्मों की तरह। लेकिन ये जो एक्ट है, हम दिखाएंगे कि कैसे हॉरर फिल्म को भी ये बीट करता है, जो इसके प्रोविजन है। और इससे हुआ क्या है, आज चिंता हमारी ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको उस गहराई में देखेगा? क्या उसरा डीप जाके देखे? पावर्स है उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पावर्स डिफाइन करने के अधिकार है।
लिहाजा अगर आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियां खुद निर्धारित करता है, लेकिन इसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि हुआ क्या था। नोटबंदी हुई और एक कोशिश हुई कि ब्लैक मनी, तथा कथित ब्लैक मनी खत्म हो। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो ये कहा गया कि साहब ये तो ट्रांसपेरेंसी ला देगा। दरअसल हुआ क्या, ये हम आपको बताते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की जगह ओपेसिटी लाया और धुंध को और बढ़ा दिया। यही आरबीआई ने कहा भी था कि इट विल रिजल्ट इनटू मैसिव ओपेसिटी इन द सिस्टम, लेकिन आरबीआई को डांट दिया गया। और इसी को नहीं डांटा गया, कई संस्थाओं को डांट के दबा दिया गया। अब इसके प्रोविजन क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड कहा गया कि साहब ये बॉन्ड होगा जो एसबीआई रिलीज करेगा अपनी ब्रांचेस से, और इसको कोई भी उद्योगपति चाहे, जो भी इंडिविजुअल चाहे, संस्था या इंडिविजुअल इसे खरीद सकता है। और साहब इसकी सीमा नहीं होगी, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी ये नहीं बताएंगे कि किसको मिला है, किसने दिया है या उसको कहां से ये मिला है। और दूसरी तरफ जिसने ये खरीदा है बॉन्ड, वो भी बताने को बाध्य नहीं है। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, पेज क्या हुआ इसमें? एसबीआई का बॉन्ड है, तो एसबीआई से तो आपको पता चल जाएगा, सरकार को पता होगा कि कौन ये बॉन्ड खरीदा है और किसको दिया है। क्योंकि जब वो रिडीम होगा बॉन्ड, उसके लिए पीरियड है 15 दिन का, उतने ही दिन में आपको रिडीम करना है। और ये विंडोज खोले जाते हैं 3-3 महीने पे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। ये 3-3 महीने के लिए, 10-10 दिन के लिए खोले जाते हैं। और उसके बाद 15 दिन में इन बॉन्ड्स को रिडीम करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज को। अब किया क्या इसमें, असली पेज समझिए। ब्लैक मनी को प्रश्रय देने के लिए इस सरकार ने, मोदी सरकार ने ये जो कानून दिया, इसमें फकरा, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, इसमें बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि साहब कोई भी कंपनी जो विदेश की भी हो, वो ये दे सकती है, बशर्ते उसका एक ऑफिस यहाँ हो, भारत में रजिस्टर्ड हो। अब अडानी जी करते क्या है, अपनी तमाम शेल कंपनीज में ब्लैक मनी का पैसा ओवर इनवॉइसिंग करके, अंडर इनवॉइसिंग करके ब्लैक मनी वहां ले ट्रांसफर करते हैं। वहां पे वो फॉरेन का कोई आदमी उनका होता है, वहां पे जो फॉरेन में जो हेड ऑफिस है वो इन्हीं का होता है, शेल कंपनियां होती हैं, और वहां पे वो टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। वहां से फिर ये पैसा मोदी जी के लिए, मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वो चाहे तो खरीद सकता है और खरीदता है। अब आप गौर कीजिएगा, कितना सिंपल सा है ये। आपने वो ब्लैक मनी उनको अलाउ कर दिया कि आप ले जाइए, बस हमें दे दीजिएगा जब चुनाव आए। तो अडानी का आखिर सेबी क्यों जाके कह रहा है कि साहब हम बहुत अंदर तक गए, मिल नहीं रहा ट्रेल? ट्रेल इसलिए नहीं मिल रहा है कि ट्रेल ने ही तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। तो अडानी को इसके एवज में इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, पावर हाउसेस पावर जनरेशन मिलता है, पावर प्लांट्स, एनर्जी सेक्टर मिलता है। और विदेशों में जब जाते हैं तो देश के रहनुमा, तो वो अडानी को ये दे दिया जाए, ये बात बांग्लादेश में कहते हैं, किसी अंबानी को दे दिया जाए, ये किसी हथियार के डील में होता है। ये सब जो हो रहा है, इनके पीछे अगर गौर से देखेंगे आप, तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। फकरा बदला गया, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट बदला गया। इसके अलावा कंपनीज एक्ट बदला गया, और जो लिमिट थी कि किसी भी कंपनी वो कितना दे सकती, उसकी एक सीमा थी पहले, 7.5% ऑफ प्रॉफिट जनरेटेड, एवरेज प्रॉफिट जनरेटेड इन द पास्ट 3 इयर्स, ये क्लॉज था। इस क्लॉज को खत्म कर दिया गया। अब असीमित धन कोई भी दे सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को बॉन्ड के थ्रू। अब खेल क्या है इसमें? अडानी शेल कंपनियों में सब प्रॉफिट अपना ब्लैक मनी ले जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
वहां ले जाके आप जानते हैं किस तरह से राज खुल रहा है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के कहने पे सेबी इंक्वायरी कर रही है, एक और कमेटी कर रही है और सेबी ने कह दिया साहब हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसके पीछे राज ये है कि ये पैसा आप आराम से ले जाइए, आपको इस एहसान के बदले हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देंगे, बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट देंगे, लेकिन ये पैसा हमारे पास भी आए। अब नतीजा क्या है इसका? इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा ये किसी को पता नहीं चलेगा, कहीं नहीं, सिर्फ सरकार को पता होगा क्योंकि वो एसबीआई से खरीद रहे, एसबीआई ने ही वो बॉन्ड बेचे हैं, तो एसबीआई से पता लग जाएगा, जब रिडीम होगा तब पता लग जाएगा। दोनों स्थितियों में किस पॉलिटिक, अब जिस किसी अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने देना चाहा है विपक्षी किसी पार्टी को, तो सरकार के पास ये जानकारी है, जनता के पास बिल्कुल नहीं है, किसी और के पास नहीं है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी, अगले दिन उसको ईडी भेज देगी, अगले दिन उसके खिलाफ इनकम टैक्स आ जाएगा, अगले दिन उसके खिलाफ पुलिस पहुंच जाएगी, उस कंपनी के खिलाफ जिसने विपक्षी को दिया है। कौन हिम्मत करेगा देने के लिए? यही वजह है कि जब 2017 से, अब जरा आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, ये नीरस नहीं होंगे, आप गौर से देखेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। ये एक साल इसको, ये जब कानून आया पार्लियामेंट में बजट भाषण में अरुण जेटली के, पहली फरवरी 2017 को, 2018 से ये बॉन्ड शुरू हुए, नोटिफिकेशन हुआ और बॉन्ड शुरू हुए। 2018 में 1056.73 करोड़ रुपए बॉन्ड्स में खरीदे गए, 1056.73 करोड़ रुपए खरीदे गए। और आप जानते हैं कर्नाटक का चुनाव था, नतीजा ये हुआ कि एसबीआई को डांट के फोर्स किया गया कि 3 विंडो और खोलो, जो कानून में उसे हटा के 3 विंडो खोलो ताकि बीजेपी को पैसा मिल जाए। और दल बदल हुआ था, आपको याद होगा दल बदल कैसे हुआ था, वहां पे खूब पैसे चले थे और बीजेपी ने कुछ तोड़ा था, कैसे तोड़ा था ये आपको याद होगा। दरअसल ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कमाल था। अगला सुनिए, ये तो 2018 का है, 2019 में आम चुनाव था, सीधे पॉलिटिकल जो ये कंपनियां थी, कॉरपोरेट हाउसेस, उनका दिल फैयाज हो गया, दिल उदार हो गया, इतना उदार कि कर्णवीर की तरह वो दानी हो गए और 4 गुना बॉन्ड्स खरीदे गए, 5071.99 यानी 5072 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स, 4 गुना से 5 गुना बॉन्ड्स खरीदे गए अगले ही साल। एक साल पहले 1056 करोड़, लेकिन एक साल बाद जब जनरल चुनाव आता है तो 5071.99 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे गए। उसके बाद 2020 आया, 363 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए, सारे कंजूस हो गए कॉर्पोरेट हाउसेस। लेकिन 2021 आया तो 1502.29 करोड़ रुपए के खरीदे गए, कुल मिला के 10,000 करोड़ के ये बॉन्ड्स खरीदे गए। लेकिन ये कुछ नहीं है, अभी चुनाव आ रहा है, आम चुनाव आने जा रहा है, आप देखेंगे कि अब की बार 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे गए। अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी तक कुल 10,000 करोड़ के लगभग हैं, 9,000 कुछ करोड़ के, लेकिन इस चुनाव में 20,000 का, जबकि कहा जा रहा है कि साहब कंपनियां चल नहीं रही हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, ये जो बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं इसमें एडीआर की अपनी कैलकुलेशन है, जो आरटीआई दे के उन्होंने पूछा था, तब जानते हैं क्या पता लगा था, इस इन बॉन्ड्स में 95% बीजेपी को जाता है। क्या हमारे कॉरपोरेट हाउसेस मोदी जी की पॉलिसी से इतना मुतासिर हैं, इतने खुश हैं कि दिल खोल के दे रहे हैं? नहीं, इसके पीछे ईडी है, इसके पीछे इनकम टैक्स है। नतीजा ये हो रहा है कि
अब ये आप गौर करेंगे कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स यूज हो रहे हैं, और सिर्फ सरकार, कौन हिम्मत करेगा, किसकी हिम्मत है कि विपक्षी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे दे, क्योंकि अगले दिन ईडी आ जाएगी, सरकार को ये मालूम है। जबकि कहा क्या था सरकार ने, साहब ये धुंध छट जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। अरुण जेटली का स्पीच मुझे वो याद है, कहा साहब ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ला रहे हैं, और सदन ने ताली बजाई थी। जबकि ट्रांसपेरेंसी तो इसमें ना तो पॉलिटिकल पार्टी को पता है, ना जनता को पता है, और ये बताना भी नहीं है किसी को, सिर्फ किसी एक को पता है, वो है सरकार भारत की, और वो ईडी का इस्तेमाल धीरे से कर देती है, और धीरे से करके बहुत आराम से आपको बताएगी आपकी जगह कि तुमने कांग्रेस को दिया था, इतनी बड़ी सजा लो। अगर नहीं तो 95% सारा का सारा पैसा इनको जा रहा है। और दूसरा, कहने को हमारे इंडस्ट्रीज नहीं चल रही हैं, कोरोना हो गया, बहुत कुछ उनको पैकेज दिया गया। हकीकत ये है कि ये सारे जो बॉन्ड खरीदे जाते हैं, वो 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में, कम से कम 1 करोड़ का एक वो होता है बॉन्ड जो खरीदा जाता है। छोटे में नहीं खरीदा, वैसे है तो 1,000 का भी, 5,000 का भी, 10,000 का भी, 1 लाख, 10 लाख का भी। लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस 1 करोड़ वाला सबसे कम खरीदती हैं, तो 1 करोड़ वाला। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये हाउसेस होंगी जो ये खरीदती है। तो कौन कौन से अमेंडमेंट किए सरकार ने, एफसीआरए फकरा में किया, फॉरेन एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, इसमें किया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है, और दूसरा कंपनीज एक्ट में 2 अमेंडमेंट्स किए। उसके बाद कई 2-3 एक्ट्स और थे, जिसमें आरपी एक्ट था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, उसमें अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन में भी उसकी लिमिट वगैरह को देखना था, तो ये किया गया। कुल मिला के 5-6 अमेंडमेंट करके और ये लॉ लाया गया। अब ये लॉ लाया गया तो सिर्फ इसको अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना ही देखता है कि भाई इसमें कोई वायलेशन हुआ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आप एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास, 7 मेंबर बेंच के पास केस है, वो ये केस है कि इसको फाइनेंस बिल बना के पारित कराया गया, जबकि ये फाइनेंस बिल नहीं था, ये तो सिंपल बिल है, तो इसका केस है, तो क्या उसके साथ इसको टैग कर दें? अब पता नहीं वो कब सुना जाएगा, बहुत दिनों से नहीं सुना गया है, 6 साल तो हो ही गए हैं। तो ये दोनों पेटिशनर्स के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, इसको अलग सुन लीजिए। अब आपके पास लिमिट क्या है? जो पेटिशनर्स ने कहा है कि साहब एफसीआरए, ये सॉरी, जो ये लाए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्ट, जिसको कि फाइनेंशियल एक्ट कहते हैं, ये एबेनिशियो गलत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, ये ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन जजेस को, और खास करके जस्टिस शिवा डीवाई चंद्रचूड़ की न्यायप्रियता हम लोग जानते हैं, और उनके विजडम को भी जानते हैं, तो उन्हें इसका स्कोप बढ़ाना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, उन्हें यह पता करना होगा कि इस कानून को लाने के पहले क्या आरबीआई को कंसल्ट किया गया था, आरबीआई का जवाब क्या था, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था, पार्लियामेंट में क्या प्रोसीडिंग हुई थी, और क्या ड्यू डिलीजेंस इसके पहले हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के, क्योंकि नोटबंदी के पहले कुछ नहीं हुआ था, आरबीआई को नहीं मालूम था, आरबीआई को 2 दिन पहले कंसेंट लिया गया, तो आरबीआई तो इसलिए भी नाराज था। और उसके अलावा जब उससे पूछा गया 72 घंटे पहले कि हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड ला रहे हैं, आपको कुछ कहना है, तो उसने कहा कि साहब ये तो बर्बाद कर देगा। लेकिन अहंकार है इस सरकार का कि न केवल पीएमओ ने और गवर्नमेंट ने पूरी तरह से उन संस्थाओं, और बाकी छोड़िए, एसबीआई को आगे नहीं, नहीं इलेक्शन है, 2-3 विंडोज और खोलो और बॉन्ड बेचो जल्दी जल्दी, ताकि हमें पैसा मिले, क्योंकि कर्नाटक में खरीद फरोख्त होनी थी। तो आरबीआई ने जो कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने उसके जवाब में, जब ये कानून आ रहा था, तो कहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देगा। हमने जो बताया आपको
कि अडानी सरवाइव क्यों नहीं करेगा। जो राहुल गांधी घूम घूम के कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि अडानी की शेल कंपनियों पे हमला करो, अडानी बैठ जाएगा। अडानी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दिलवाया जा रहा है धमका के, ये आपने देखा। तो अगर अडानी की शेल कंपनियां इसलिए हैं कि ब्लैक मनी वहां पे जा रही है, भारत का पैसा ब्लैक मनी वहां पे जा रहा है शेल कंपनियों में, और फिर वो फॉरेन में हेड ऑफिस बना के भारत में एक छोटा सा ऑफिस खोलती है, और वो बीजेपी को तन मन धन से मदद कर रही है। अब इसके लिए मोदी जी को करना ये होता है कि वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए जिसमें कि कॉरपोरेट हाउसेस को फायदा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉरपोरेट हाउसेस को उसका फायदा। तो पॉलिसी कैसी बन रही है जिसमें रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। आपने देखा कि देश के 1% लोगों के पास 70% वेल्थ है, कोरोना में भी बढ़ती है। एक अंबानी की कोरोना काल में जब कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी, तो जितनी आमदनी होती थी वो एक मजदूर को कमाने में 1000 बार पैदा होना पड़ेगा, तो अंबानी की 1 घंटे की कमाई के बराबर वो कमा पाएगा, वो भी कोरोना काल में। जबकि कोई बिजनेस नहीं था, किसी की फैक्ट्री धुआं नहीं उगल रही थी कहीं प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो अंबानी के 1 घंटे की आमदनी कोरोना काल की कमाने के लिए एक गरीब को, मजदूर को 10,000 साल 1,000 साल मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात करना पड़ेगा, तब जाके वो उतना 1 घंटे की कमाई ले पाएगा। ये रिच पुअर डिवाइड की पॉलिसी भारत में सिर्फ इसलिए लाई गई है ताकि हम अडानी को वो सुविधा दे सकें जिससे कि वो हमें फिर से सरकार में लाने के लिए तन मन धन से खर्च कर सके। ये नेक्सस क्या सुप्रीम कोर्ट देखेगा? क्या इतनी गहराई से सोचेगा कि कितनी गहरी ये जड़ें हैं? ये सवाल सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो एक उसका हिस्सा है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के पॉलिसी के तहत क्विड प्रो को, आदान प्रदान जो हो रहा है राजनीतिक दलों का और खास करके सत्ता में बैठे बीजेपी का और कॉरपोरेट हाउसेस का, जिन जो फोर्स कर रही है कि पॉलिसी ऐसी बनाइए जिसमें टेक्नोलॉजी ऊपर के लेवल पे रह जाए, नीचे तक जाने ही ना पाए, एमएसएमई सेक्टर बैठ जाए, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तमाम एरियाज में आके, और चूंकि हमारे पास सस्ता लेबर होगा, हमारे पास सस्ता मजदूर होगा, हम इनको खाली रोटी देते रहे, इनको जिंदा रखें, और बाकी कमाई अंबानी अडानी कॉरपोरेट हाउसेस की होती रहे। ये उसके पीछे एक बड़ा मकड़ जाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट और हमारे प्रिय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ इस गहराई में जाके इसको देखेंगे? अगर देख सके तो इस देश से करप्शन की जो गंगोत्री है वो हमेशा के लिए सूख जाएगी। इस संस्था को एक मौका है, देखना है ये संस्था इस मौके को कैसे लेती है और कैसे आगे काम करती है। उम्मीद बहुत है हम लोगों को कि ये जो केस है ये टर्निंग पॉइंट होगा मोदी के गवर्नेंस के, जो मिस गवर्नेंस है जिसमें पॉलिटिकल नेक्सस, पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेक्सस चल रहा है, जिसमें क्रूनी कैपिटलिज्म है, आवारा पैसे से हम सब कुछ कर ले रहे हैं, इस पे एक लगाम लगेगी। वो मकाम आ गया है, और धन्यवाद देंगे सुप्रीम कोर्ट का कि वो 31 अक्टूबर को ये सुनने जा रहा है। देखना है आगे कैसे होता है। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए